नमस्कार साथियों, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और साथियों, मैं आपका दोस्त कुमार अमरदेव हाजिर हूँ आप सबके सामने काव्य गुण की एक और बेहतरीन क्लास लेकर। और साथियों, अपनी ये जो क्लास होगी काव्य गुण की तीसरी क्लास होगी। ये क्लास जो है TGT, PGT, नेट, JRF और ग्रेड जो टीचर फर्स्ट और सेकंड है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी काव्य गुण को सम्मिलित किया गया है। तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण और शानदार क्लास रहने वाली है। इसके अतिरिक्त देश के विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का, उसमें भी इसको जोड़ा गया है। तो मैं बात करूं यहाँ पर काव्य गुण की ये क्लास विभिन्न महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। उन विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है। इससे पहले मैं काव्य गुण की 2 क्लास साथियों डाल चुका हूँ, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। पूर्व की जो क्लास रही उसमें हमने काव्य गुण का अर्थ, अलग अलग आचार्यों विद्वानों के द्वारा काव्य गुण की परिभाषाएं तथा काव्य गुणों के भेदों का जो विश्लेषण है उसके संबंध में जानकारी ली थी। और साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने काव्य गुणों के भेदों का विवेचन वर्गीकरण करते हुए संस्कृत के जो विभिन्न आचार्य हैं उनका मत देखा। लेकिन आज की जो क्लास है वो बेहद शानदार रहने वाली है। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए, आज की जो साथियों अपनी जो क्लास रहने वाली है उस क्लास में हम जानेंगे जो रीतिकालीन जो विद्वान हैं उनके मतानुसार काव्य गुणों के भेदों का वर्गीकरण। मैंने बताया जस्ट अभी आपको कि अपनी जो दूसरे नंबर की क्लास थी उसमें हमने जो है साथियों शानदार ढंग से जो काव्य गुण हैं उसके भेदों का वर्गीकरण जो है वो संस्कृत के आचार्यों के मतानुसार किया था। चाहे बात करूँ मैं भरत मुनि की, मम्मट की, वामन की, कुंतक की, आनंदवर्धन की, भोजराज की आदि विभिन्न आचार्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा साथियों हम लोगों ने काव्य गुण के भेदों का वर्गीकरण किया। लेकिन अब हम यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे काव्य गुणों के भेदों का किसके आधार पर, जो रीतिकाल के विद्वान हैं, जो आचार्य हैं, उनके अनुसार कि उन्होंने काव्य जो गुण हैं उसके कितने भेद, कितने प्रकार माने हैं, कितनी संख्या मानी है। तो आइए साथियों, मैं बात करूं यहाँ पर काव्य गुण के भेदों के संदर्भ में। यदि रीतिकालीन जो हमारे 12 विद्वान हैं उनका विश्लेषण महत्वपूर्ण है, यानी साथियों रीतिकाल के बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे आचार्य हुए, लेकिन काव्य गुणों के भेदों के विवेचन से संबंधित हमारे लिए जो 12 विद्वान हैं, जो 12 आचार्य हैं, उनका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं हम यहाँ पर 12 आचार्यों विद्वानों का जो साथियों नाम है आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर 1 है चिंतामणि, उसके बाद कुलपति मिश्र, देव, पदुमनदास, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, जनराज। बात करूँ जगत सिंह, रसिक गोविंद, प्रताप शाही और गरीबदास। तो साथियों ये जो 12 विद्वान हैं, इन 12 रीतिकालीन विद्वानों का काव्य गुणों के भेदों के संबंधित जो विवेचन है ना, वो क्या है, बेहद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि आखिर इन 12 विद्वानों ने जो है अपने काव्य गुणों के भेदों का विवेचन, विश्लेषण, वर्गीकरण करते हुए क्या मत प्रस्तुत किया है। तो आइए साथियों, यदि मैं बात करूं इनमें से यानी वो जो 12 अपने रीतिकाल के विद्वान हैं उनमें से देव, पदुमनदास और जगत सिंह को छोड़ करके, यानी इन तीनों को छोड़ दिया जाए, देव, पदुमनदास और जगत सिंह को छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी विद्वानों का जो काव्य गुण विश्लेषण है ना वो मम्मट के आधार पर टिका है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मम्मट मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कुंतक पढ़ा चुका हूँ, वामन पढ़ा चुका हूँ, भरत मुनि पढ़ा चुका हूँ, दंडी पढ़ा चुका हूँ। पूर्व की क्लास देखें और अपना नोट्स आप बनाते रहिए। खैर वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप साथियों को यदि ज़रूरत है तो आप लोग अपना बनाइएगा, अन्यथा मत बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि 12 विद्वानों में से देव को, पदुमनदास और साथ में जगत सिंह को यदि हम छोड़ देना तो बाकी जो
9 विद्वान बच जाते हैं। उन्होंने जो काव्य गुणों का विश्लेषण किया ना, वो किसके आधार पर किया? मम्मट के आधार पर ही। यानी उनका जो काव्य गुणों का विश्लेषण है, विवेचन जो है, वो उन्होंने मम्मट के मत को स्वीकार किया और उसी की क्या की? विवेचना की। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब यदि हम बात करें 9 में से 3 देव, पदुमनदास और जगत सिंह की, तो देव की बात करें ना साथियों, तो देव का जो काव्य गुण विवेचन है वो आचार्य दंडी एवं वामन के ग्रंथों पर टिका है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 9 जो विद्वान हैं उनका तो मम्मट के आधार पर टिका है, लेकिन यदि बात करें देव की, तो देव का जो काव्य गुण विवेचन है ना, वो आचार्य दंडी और वामन के ग्रंथों के ऊपर टिका हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि देव ने जो अपने काव्य गुणों का जो विश्लेषण, जो विवेचन जो किया ना, वो आधार माना किसको? दंडी को और वामन को। तो उनके आधार पर जो है, उनके ग्रंथों के आधार पर जो है ना, देव ने अपने काव्य गुणों का क्या किया? विवेचन किया। अब मैं बात करूं यदि पदुमनदास, तो पदुमनदास का जो काव्य गुण विवेचन है ना, वो केशव मिश्र, ये भी संस्कृत के आचार्य रहे हैं, तो केशव मिश्र के द्वारा रचित जो ग्रंथ है अलंकार शेखर पर आधारित है। और यदि साथियों बात करें पदुमनदास की, तो उनका जो काव्य गुण विश्लेषण जो रहा, वो संस्कृत के आचार्य केशव प्रसाद, वो माफ कीजिएगा, केशव मिश्र द्वारा रचित उनका जो काव्य ग्रंथ है अलंकार शेखर पर क्या है? आधारित है। ये ध्यान रखना है। बात करें यहाँ जगत सिंह के काव्य गुण विवेचन की, तो ये भोजराज के काव्य ग्रंथ पर आधारित है। यानी 12 में से 9 का तो मम्मट के आधार पर टिका है, लेकिन देव का जो है दंडी और वामन, तथा पदुमन दास का केशव मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ अलंकार शेखर पर आधारित है, और जगत सिंह का काव्य गुण विश्लेषण जो है भोजराज के ग्रंथ पर क्या है? आधारित है। भोजराज में मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर मैंने बताया कि 12 आचार्यों का, विद्वानों का जो है काव्य गुण विश्लेषण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने बता दिया यहाँ पे 9 का विश्लेषण तो मम्मट के आधार पर टिका है, देव का जो है दंडी और वामन के आधार पर, और पदुमन दास का केशव मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ अलंकार शेखर पर, तो जगत सिंह का काव्य गुण विवेचन भोजराज के ग्रंथ पर टिका हुआ है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। यदि अब हम यहाँ पे बात करें किसकी? देव की, हमारे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ। तो देखिए देव ने अपने काव्य ग्रंथ शब्द रसायन के 7वें प्रकाश में, देखिए देव ने जो काव्य गुणों का विवेचन, जो विश्लेषण किया है, जो कि दंडी और वामन के आधार पर टिका हुआ है, ठीक है, तो देव ने अपने जो काव्य ग्रंथ शब्द रसायन है ना, उसके 7वें प्रकाश में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 7वें खंड में, ठीक है, काव्य गुणों का क्या किया है? विवेचन किया है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि बताइए देव ने अपने किस काव्य ग्रंथ में काव्य गुणों का विवेचन किया? तो शब्द रसायन, और शब्द रसायन के भी कौन से खंड में? हम कह सकते हैं 7वें प्रकाश में या 7वें भाग में हम कह सकते हैं कि क्या किया है? काव्य गुणों का विवेचन किया है। यदि देव की बात करें कि उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो देव ने काव्य गुणों की संख्या 12 मानी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरत मुनि के 10 काव्य गुणों में अनुप्रास और यमक को जोड़कर 12 गुणों की कल्पना की। साथियों बताना चाहूँगा यहाँ पर काव्य गुणों की संख्या के संदर्भ में, देखिए 10 जो काव्य गुण हैं वो तो देव ने भरत मुनि के ही माने, ठीक है, और उन 10 काव्य गुणों में 2 काव्य गुण और जोड़ दिए, अनुप्रास और यमक। इस तरीके से काव्य गुणों की संख्या कुल मिलाकर देव ने कितनी मानी? फिर 12 मानी। ये आपको ध्यान रखना है। और उन 12 काव्य गुणों को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक ग्राम्य गुण और एक नागर गुण। यानी जो 12 गुण हैं उनको भी 2 भागों में, एक तो ग्राम्य गुण और एक नागर गुण में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि बताओ देव ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? तो आपका आंसर होना चाहिए 12। और भरत मुनि की 10 काव्य गुणों में उन्होंने 2 और अतिरिक्त काव्य गुण जोड़े, अनुप्रास और यमक, ठीक है, उनको 2 भागों में, ग्राम्य और नागर में विभाजित कर दिया। आगे बात करते हैं हम नंबर पदुमन दास की। तो देखिए पदुमन दास ने अपनी काव्य रचना काव्य मंजरी में काव्य गुणों का क्या किया? विवेचन किया। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि पदुमन दास ने अपनी काव्य रचना काव्य मंजरी में काव्य गुणों का क्या किया? विवेचन किया, ठीक है। इन्होंने यानी पदुमन दास ने काव्य गुणों की संख्या कितने मानी? 17 मानी, जिन्हें 3 भागों में क्या किया? विभाजित किया, शब्द गुण, अर्थ गुण और वैशेषिक गुण,
ठीक है। वैशेषिक विशेष से बना है, विशेष में एक प्रत्यय जुड़ने से वैशेषिक बना है, तो ये ध्यान रखना है। पदुमन दास ने पूछा जाए आपसे कि काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी, तो 17 मानी है, और उन्होंने अपनी काव्य रचना काव्य मंजरी में काव्य गुणों का उल्लेख विवेचन किया है। ठीक है। और जो 17 काव्य गुण माने हैं साथियों, उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें नंबर 1 शब्द गुण, और शब्द गुणों की संख्या उन्होंने मानी कितनी, 5। फिर नंबर 2 पे अर्थ गुण, अर्थ गुणों की संख्या मानी 4, और वैशेषिक गुण नंबर 3, और वैशेषिक गुणों की संख्या मानी 8। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी शब्द गुणों की संख्या 5, अर्थ गुणों की संख्या 4, और वैशेषिक गुणों की संख्या 8। यानी कुल जो 17 माने पदुमन दास ने उन 17 गुणों को 3 भागों में विभाजित किया, शब्द गुण, अर्थ गुण और वैशेषिक गुण। और फिर शब्द गुणों की संख्या 5 मानी, अर्थ गुणों की संख्या 4 मानी, और वैशेषिक गुणों की संख्या 8 मानी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम जगत सिंह की, तो साथियों जगत सिंह ने अपनी काव्य रचना साहित्य सुधा निधि की 7वीं तरंग में, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जगत सिंह की जो काव्य रचना है साहित्य सुधा निधि, इसमें 10 तरंग हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि 10 भाग हम अध्याय कह सकते हैं। तो जो 10 तरंग हैं, उनमें से जो 7वें नंबर की तरंग है ना, उसमें उन्होंने काव्य गुणों का क्या किया है, वर्णन किया है, उल्लेख विवेचन किया है। पहली दफ़ा तो ये कि जगत सिंह ने अपनी कौन सी काव्य रचना में, तो दोस्तों साहित्य सुधा निधि, और साहित्य सुधा निधि की भी कौन सी तरंग में, 7वीं तरंग में। वैसे साहित्य सुधा निधि में मैंने बताया 10 तरंगे हैं, लेकिन 7वें नंबर की तरंग में काव्य गुणों का उल्लेख किया है। इन्होंने मम्मट का समर्थन करते हुए काव्य के 3 ही गुण माने हैं, और साथियों जगत सिंह ने काव्य गुणों के भेद को लेकर के मम्मट का समर्थन किया, और मम्मट का समर्थन करते हुए इन्होंने काव्य गुण के 3 भेद माने, और वे भेद माने हैं प्रसाद, माधुरी और ओज। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े हम, तो आगे आते हैं कुलपति मिश्र। तो साथियों कुलपति मिश्र ने भी अपने काव्य ग्रंथ रस रहस्य तथा गुण रस रहस्य में काव्य गुणों का विवेचन किया। कुलपति मिश्र ने काव्य के 3 गुण माने। बात करें साथियों कुलपति मिश्र की, तो इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ रस रहस्य तथा गुण रस रहस्य में काव्य गुणों का उल्लेख किया, बखान किया। और इसके मतानुसार जो है, हम कह सकते हैं कि कुलपति मिश्र ने 3 गुण माने, पहला प्रसाद, फिर ओज, फिर माधुर्य। ये आपको ध्यान रखना है। और कुलपति मिश्र ने माधुर्य गुण को ज़्यादा महत्व दिया, तथा इनके अनुसार काव्य गुण नित्य रस का उत्कर्ष करने वाले। ये महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर वे कौन से विद्वान हैं आचार्य जिन्होंने ये कहा कि काव्य गुण तो नित्य ही रस का उत्कर्ष करने वाले हैं। तो साथियों वो कहा कुलपति मिश्र ने, और इन्होंने काव्य के 3 गुण माने, जिनमें माधुर्य गुण को ज़्यादा महत्व दिया। और ये पूरा विवेचन मैंने यहाँ पे कुलपति मिश्र का किया है। और कुलपति मिश्र ने अपने काव्य ग्रंथ रस रहस्य तथा गुण रहस्य में क्या किया है, उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं सोमनाथ। तो सोमनाथ ने भी अपने सभी काव्य ग्रंथों में लगभग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काव्य गुणों की विवेचना की है। और सोमनाथ के मतानुसार काव्य गुणों की संख्या 3 होती है, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो ये था सोमनाथ का विश्लेषण। सोमनाथ ने भी साथियों काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है। आगे बात करें, अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, यहीं से अपनी पटरी, अपनी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। अब तक हमने देखिए 3 क्लास हो चुकी हैं अपनी, इसको मिला करके। तो यहाँ पहली क्लास में काव्य गुण का अर्थ, काव्य गुण की विभिन्न विद्वानों के द्वारा परिभाषा, और फिर उसके बाद हमने जो है काव्य गुणों के भेदों का वर्गीकरण देखा। ठीक है, अलग अलग आचार्य विद्वानों के द्वारा। फिर हमने आज की अपनी जो क्लास है उसमें रीतिकाल के आचार्य विद्वानों का मत देखा काव्य गुणों के भेदों को लेकर के। लेकिन आज जो वर्तमान में फिलहाल भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, और किसके मत को सर्वसहमति से, सर्वसम्मति से क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है, उसको हम फिर आगे साथियों पढ़ेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति या सहमति से आनंदवर्धन एवं मम्मट के मत को स्वीकार करते हुए काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है, जो इस प्रकार है, माधुर्य, ओज और
प्रसाद। तो साथियों, वर्तमान समय में भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वसहमति से आनंदवर्धन और मम्मट के मत को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और इन दोनों ही विद्वानों के द्वारा काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई। ठीक है, माधुरी, ओज और प्रसाद। तो साथियों, हम अब इन्हीं 3 काव्य गुणों का आगे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि माधुरी गुण किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे। ओज गुण की परिभाषा, ठीक है, इसके लक्षण, इसकी जो एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देखेंगे। वही प्रसाद जो गुण है उसके भी उदाहरण और उसके हम पूरा लक्षण देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है और देखेंगे कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो अब तक की जो अपनी 3 क्लासें, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने पूरा विस्तार से, पूरा डिटेल से काव्य गुण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और अलग अलग आचार्यों और विद्वानों के द्वारा जो है काव्य गुणों के भेदों का हमने संपूर्ण क्या कर लिया साथियों, जो महत्वपूर्ण था हमारे लिए, उनका क्या कर लिया, विश्लेषण कर लिया है। तो अब आगे की जो चौथी और अंतिम क्लास रहेगी ना, उसमें हम शानदार ढंग से ये जो अपने तीनों गुण हैं इनका अध्ययन करेंगे। और फिर मैं अंतिम जो 5वीं क्लास होगी साथियों, उसमें पूरा काव्य गुण के आरंभ से लेकर और अंत तक उसका पूरा जो है एक ही क्लास में आपका क्या करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, दोहरान करवा दूंगा। तो फिर आपको काव्य गुण को पढ़ने के लिए साथियों 4 क्लासों की नहीं बल्कि एक ही क्लास की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा फास्टली, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।